हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आरजेडी नेता मनोज झा जी जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, सबसे पहले आपसे हम सवाल ये जानना चाहेंगे कि बिहार में आमतौर पर, मैं भी पटना में रहा हूं, बिहार का ही हूं, लेकिन इस तरह की भाषा आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होती है जो हमारे नेता लोग कर रहे हैं। आखिर इस बार चुनाव में क्या हताशा है सभी नेताओं की जिस तरह की भाषा सभी इस्तेमाल कर रहे हैं? क्रांति संभव जी, मैं आपकी संवेदनाओं से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। बिहार के चुनाव में विमर्श थोड़ा नीचे गिरा और इसमें मैं समझता हूं कि हम सब की थोड़ी बहुत भूमिका रही है, मैं इसे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आपसे आपके टेलीविजन पर आने से पहले, ठीक पहले आधे घंटे 1 घंटे पहले इलेक्शन कमीशन ने, बिहार के इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली के हमारे कंप्लेन को संज्ञान में लेते हुए 2 विज्ञापन दिए गए थे कि वोटों की खेती के लिए आतंक की फसल सींचना क्या सुशासन है, और दूसरा था कि पिछड़ों दलितों की थाली खींच अल्पसंख्यकों को आरक्षण परोसने का षड्यंत्र। हमने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त की पूरी दलील के साथ, तथ्य देते हुए, आर्टिकल 341 और तमाम चीजों का हवाला देते हुए दोनों के संदर्भ में। और इलेक्शन कमीशन ने अभी खबर मिली है कि स्ट्रिक्ट वार्निंग इश्यू की है कि इस तरह का कोई विज्ञापन जो बिहार के मानस को छत विछत करता हो, जो मनगढ़ंत और पाखंडी चरित्र के झूठ को सत्य का पर्याय मानता हो, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। तो मैं समझता हूं कि बिहार की आवाम की जीत हुई है और चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। लेकिन वहां बिहार के आवाम की जीत कैसे, जब आप भी, आपके खुद के नेता वहां नरभक्षी और ब्रह्म पिशाच जैसे शब्द अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो? क्रांति संभव जी, मैं एक बात आपसे कहूं इससे पहले कि मैं एक बात और कहना चाहता था, वो छूट गई बीच में। मैं ये कहूं कि आपको सारी चीजों को संदर्भ में देखना होगा। सबसे पहला संदर्भ है कि प्रधानमंत्री जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। मैंने वोट नहीं किया था, लेकिन मेरी उनसे अपेक्षाएं होती हैं, मेरी उनसे शिकायत है कि प्रधानमंत्री सिर्फ सनातनी प्रचारक नहीं होता। अगर वो आते हैं, शुरुआत मुजफ्फरपुर की रैली से 26 जुलाई, आप इसको ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार शालीनता का त्याग करना शुरू किया, उसके बाद विमर्श में क्रिया प्रतिक्रिया संवाद का हिस्सा बन जाती है। फिर भी मैं मानता हूं अगर हमसे भी गलतियां हुई हैं तो हम मानते हैं कि हाँ विमर्श में हमारी भी गलतियां हुई हैं। लेकिन बिहार के चुनाव का मिजाज इस बार दलित, पिछड़ों और गरीबों ने तय कर दिया। ये बात भाजपा और एनडीए के लोग नहीं समझ पाए। गोलवलकर साहब आए, भागवत जी की किताब, तो भागवत जी का पक्ष आया और लोगों के मन में यह धारणा आ गई कि ये लोग तो सामाजिक न्याय के एकदम दुश्मन हैं। और खास करके भाजपा का जो चरित्र है, देश में भी मनुवादी और बिहार में खासतौर पर बिल्कुल सामंतवादी चरित्र है, उस चरित्र के कारण लोगों के बीच में डर और खौफ पैदा हुआ। तो नैरेटिव बिहार की जनता ने तय किया इस बार, सिर्फ गठबंधन के लोगों ने नहीं। हमने उसको सिर्फ अपना कंधा दिया, अपना बल दिया और वो बिहार के चुनाव का मिजाज बन के उभरा है। चलिए, आपकी बात का और लालू जी की बात का मिजाज बिल्कुल अलग सा नजर आ रहा है पिछले 2 चरणों के बाद से। नीरजा जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, अमित शाह का ये जो बयान था उसे आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, हमने जितनी इलेक्शंस देखी हैं, मौत के सौदागर से लेके मियां मुशर्रफ, और एक दूसरे पे जो आरोप लगते हैं, कई इस तरह की चीज़ें हो जाती है, जैसे शैतान, ब्रह्म पिशाच जैसे आप कह रहे हैं। 3 इडियट्स पीएम ने कहा, हालांकि 3 इडियट्स अगर किताब है, वो 3 इडियट्स से पूरे सिस्टम को बदल देते हैं, वो भी उसका कॉनोटेशन है और हीरो ही वही साबित होता है। हाँ, लेकिन ये जो कल अमित शाह जी ने कहा है, उससे ये ही नहीं है कि आप कम्युनली पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हताश हो गए, वो तो एक अपने उसमें अपनी जगह है। आप दिखा रहे हैं कि विकास भी नहीं काम कर रहा, जाति भी आपके फेवर में नहीं कर रही। हालांकि ईबीसी कहते थे, दलित और ईबीसी आपकी तरफ जा रहा है, लेकिन वो पॉलिटिकल मैसेज है। मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं आप इशारे से कह रहे हैं कि ये नेता पाकिस्तानी एजेंट हैं क्या? उसमें जो निहित चीज ऑब्जेक्शनेबल लग रही है कि इनकी विक्ट्री से वहां आतिशबाजी होगी, तो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो जरा मुझे लगता है ऐसी चीज है जो बिल्कुल कहनी नहीं चाहिए थी। बिल्कुल। तो अभी आरोप प्रत्यारोप चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये सब चलता है, लेकिन उसकी पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म पे आपने, और वही सवाल है नीरजा जी, जब हमने देखा है अभी तक अमित शाह का जो रिकॉर्ड है वो बेहतरीन रहा है,
जब से वो लाइमलाइट में आए नरेंद्र मोदी के साथ जो टीम के बारे में जो चर्चा रही है, ऐसे में बिहार में जब जिसके बारे में कहा जा रहा है वो हमें नहीं पता है कि आखिरकार वोटरों ने दरअसल वोट किसे दिया है। अभी दोनों पक्ष कह रहे हैं कि हमारी तरफ वोट गिरे हैं, अरुण जेटली जी आंकड़े बता रहे थे, अमित शाह जी खुद आंकड़े बता रहे थे। ऐसे में ये बयान जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कैलकुलेशन के तहत ही दिया गया होगा। हाँ, ये है। और अमित शाह जो इतना सारा ओवरसी कर रहे हैं, कैसे कह गए ये हो सकता है कि जैसे कि 4th और 5th फेज हैं उसमें काफ़ी माइनॉरिटी डोमिनेटेड है, तो क्या पोलराइजेशन करने की ज़रूरत है वहाँ? और ये फीलिंग आ रही है कि पोलराइजेशन से ही फाइनल उस पर हम पहुँच सकते हैं, उसके बिना नहीं चलेगा, देयरफॉर उसको करना है। अगर पोलराइजेशन करना था तो भी और तरीके, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा, वो भी 5% ओबीसी कोटा से ले लिया जाएगा। हालांकि उसमें कितना तथ्य है वो आप सवाल कर सकते हैं, पर अमित शाह जी का जो कहना कि वहाँ आतिशबाजी होगी अगर यहाँ के नेता जीत गए, ये तो मतलब कहना नहीं चाहिए था उन्हें ये। बिल्कुल। और अभी तक जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से हमने अमित शाह का ये बयान, जैसे इस बयान का एक हिस्सा ये भी था कि अगर बीजेपी हार जाती है तो अरुण जेटली का एक इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं देख रहा था, जिसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि केंद्र के काम का रेफरेंडम ये नहीं होगा, किसी एक राज्य का चुनाव का नतीजा। साक्षी महाराज वाली खबर भी थोड़े दिनों पहले चली थी। ये सब खबरें जाहिर सी बात है जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो एजेंट्स होते हैं, बूथ के ऊपर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वही सब ये फीडबैक देते हैं। क्या इसमें कोई दम लग रहा है, इस बात पर दम लग रहा है अभी तक? आपको क्या क्या जानकारी मिली है कि एनडीए का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसे कि उनको उम्मीद थी? देखिए, 1st और 2nd फेज में महागठबंधन का ऐसा लगता है आगे रहा। 3rd फेज में कहते हैं 3rd 4th फेज बीजेपी का स्ट्रांग रहा। ये बहुत अजीब चीज़ है कि 2010 में जबकि एनडीए जीता था, नीतीश कुमार के साथ अलायंस थी, 4th फेज का इलेक्शन तब भी November 1 को हुआ था, कैंपेनिंग तब भी October 10-30 को खत्म हुई थी, जैसे कि इस बार हो रहा है। लेकिन उस समय 3rd और 4th फेज में एनडीए ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से लालू यादव ने बहुत बुरी तरह मात खाई थी। लेकिन मैं कहूँगी कि मेरे मन में जो सवाल आ रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे लोग आपसे क्या कह रहे हैं, आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूं, हम लोग गए, बातचीत की, हम इंटरप्रेट करेंगे। शरद पवार जो कि पॉलिटिकल वेदरकॉक हैं, तारिक अनवर के लिए जो उनके पार्टी के हैं, कैंपेन करने नहीं गए। एनसीपी 3rd फ्रंट की अलायंस से निकल के आती है। शरद पवार की पॉलिटिक्स होगी कि आगे के रीजनल पार्टीज की ग्रुपिंग जो होगी उसमें वो नेचुरली हिस्सा लेना चाहेंगे, तो उसको वो गड़बड़ाना नहीं चाह रहे थे। फिर अमित शाह कहते हैं कि केंद्र पे कुछ असर नहीं होगा, अरुण जेटली कहते हैं केंद्र पे कुछ असर नहीं होगा, और फाइनल राउंड में आप देख रहे हैं कि इस चीज पे ऐसा लग रहा है कि जैसे डेस्परेशन है। कहाँ विकास, और जो कि प्रधानमंत्री हाई जो नोट स्ट्राइक कर रहे थे, और कहाँ ये कहना मैं भी ईबीसी का हूँ, हालांकि हैं वो ईबीसी के और लोग कह सकते थे। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है बीजेपी। बाकी तो 8 को ही पता लगेगा। बिल्कुल। अब संबित जी भी जुड़ गए हैं, हम कोशिश कर रहे थे उनसे संपर्क साधने की। संबित जी, पहला सवाल आप ही के पास जाने वाला था, लेकिन अभी आप जुड़े हैं। आखिर जो पाकिस्तान में आतिशबाजी का जरा समझाइए हमें, आखिर कौन सा ऐसा पलीता है जो लगा हुआ है ईवीएम के साथ बिहार विधानसभा चुनाव का, जो वहां पर वोट गिरेंगे अगर बीजेपी के खिलाफ तो उधर कैसे आतिशबाजी हो जाएगी, उसको जरा समझाइए। क्यों ऐसा बयान, क्या है इसका अर्थ? देखिए क्रांति जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष में हो रहा है उसको प्रमाण की क्या आवश्यकता है। जब दिल्ली में दुर्भाग्यवशत भारतीय जनता पार्टी हार गई थी तो तमाम टीवी चैनल ने जो पाकिस्तान में आतिशबाजी हुआ था, और पाकिस्तान चैनल के डिस्कशंस को भी आपने दिखाया था, तमाम चैनल्स ने दिखाया था। मेरे पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, मगर मुझे लगता है वो समय व्यर्थ करना होगा अगर मैं पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब का दिखाऊं यहाँ पे। पाकिस्तान उस समय क्यों सेलिब्रेट कर रही थी, क्यों आतिशबाजी हो रहा था, और मैं आपको वो इंटरव्यूज दिखा दूंगा जो तमाम पाकिस्तान के मीडिया में चल रहा था कि ये हार मोदी जी की हार है, और इसी प्रकार से मोदी जी को नीचे दबाया जाना चाहिए, और सेक्टेरियन डिविजन्स के विषय में पाकिस्तान में चर्चाएं हो रही थी। हाल फिलहाल में जो एनएसए लेवल टॉक जो होना था और नहीं हो पाया क्योंकि पाकिस्तान उससे पीछे हट गया, जब ये टॉक गिरी तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था भारत में एक नई सरकार है, और वहां पे अब द कॉल्स आर बीइंग कॉल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, और जो पहले सिचुएशंस आर नॉट लाइक बिफोर, ये एग्जैक्ट वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए थे कि हम पहले हुर्रियत के लीडर से मिल लेते थे, अब
सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी पहली थी। स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी जी को लेकर एक अलग तरीके का सोच है, एक डर भी है। वो आईबी का रिपोर्ट भी आप याद करिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के शपथ भी नहीं लिया था उससे पहले लेकिन यहाँ बिहार के चुनाव में आखिर इसका क्या रेलेवेंस अचानक आ गया कि यहाँ सुशील मोदी भी आज ट्वीट करते नजर आए कि डॉन अखबार के जो वेबसाइट है उस पर नीतीश कुमार का ऐड क्यों चल रहा है, जबकि हम सबको पता है कि इस तरह के एड्स तो वेबसाइट चाहे कहीं का भी हो, लोकल ऐड चलते रहते हैं। पाकिस्तान का इतना जोर शोर से जिक्र अचानक चौथे चरण से पहले क्यों होने लगा, वो नीरजा जी भी सवाल कर ये पूछ रही थी कि आखिर इसका निहितार्थ क्या है। मैं इसका उत्तर देता हूं। जहां तक पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना हो और चुनाव में उसको एक मुद्दा बनाना हो, देखिए कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू, जिनको मैं निकाला कॉम्बिनेशन कहता हूं, निकाला मतलब नीतीश, का मतलब कांग्रेस, ला मतलब लालू, ये जो निकाला कॉम्बिनेशन इन्होंने कभी पाकिस्तान को मुद्दा नहीं बनाया। 2014 हो या 2009 का चुनाव हो, आप ध्यान करिए, हमने पाकिस्तान के विषय में कहा है, अगर आप एक सर काटेंगे हम 10 सर काटेंगे, ये हमने कहा था, पहले भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं। हम अगर पाकिस्तान को मुद्दा बना रहे हैं तो लोगों को कष्ट क्यों हो रहा है? अगर निकाला कॉम्बिनेशन को तकलीफ हो रही है, मैं उल्टा उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, भैया हम पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं, आपको क्या परेशानी है? अगर उसका फुटनोट यह है नहीं, कि आप इसलिए परेशानी बहुत से लोगों को है। तो सवाल जो है सीधा संबित जी इसलिए भी उठता है कि पिछले बार गिरिराज सिंह ने जब कहा था कि आप जो बीजेपी को वोट न दे वो पाकिस्तान चले जाएं, ऐसे में जब बीजेपी के अध्यक्ष ये बोलते हैं तो जाहिर सी बात है वहीं से दोनों का सूत्र जोड़ा जाएगा। नहीं, ये जो यानी बीजेपी को जो वोट नहीं दे रहा है वो पाकिस्तान का पक्षधर है। नहीं, अमित शाह जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि अगर इस प्रकार का कोई परिणाम आता है जो पाकिस्तान को खुश करता है तो पाकिस्तान आतिशबाजी करेगी। इसका जो सबनोट बनाया जा रहा है, जो बहुत बड़े बड़े लोग तथाकथित बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित इसका सबनोट बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंडियन मुस्लिम्स को पाकिस्तान के साथ इक्वेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कम्युनल एंगल है। मैं ये सवाल आज पूछता हूं, क्या ये इंडियन मुस्लिम्स को पाकिस्तान के साथ इक्वेट करना इंडियन मुस्लिम्स के प्रति एक डेरोगेटरी रिमार्क नहीं है? आप इंडियन मुस्लिम्स पे भरोसा नहीं करते हैं, आप उनको पाकिस्तान के साथ जोड़ के देखने की हिमाकत कैसे कर रहे हैं? उल्टा मैं ये सवाल उनसे पूछ रहा हूं। ये उसका जो अर्थ तो वही निकाला जाएगा ना, आप चौथे चरण से पहले बाकी 3 चरण में तो इसकी चर्चा हुई नहीं, अब जाके चौथे चरण से पहले ये बहस हो रही है और उसमें आप पाकिस्तान का मुद्दा वो बिहार में उठा रहे हैं। नहीं, देखिए 2014 के चुनाव से पहले भी हमने पाकिस्तान का मुद्दा उठाया था, वो भी रिकॉर्ड आप चला सकते हैं, जब हमने कहा था एक सर काटेंगे हम 10 सर काट के लाएंगे। और पाकिस्तान के विषय में हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ललकार के कहा है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, लोगों को आपत्ति किस बात की है? आप आपत्ति पूछिए, मनोज भाई बैठे हैं, वो आपत्ति बता दे, मैं उत्तर बताऊंगा।